Kishori Saran Lal, 1920 to 2002, better known as K.S. Lal, was an Indian historian. He is the author of several works, mainly on the medieval history of India. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो हम चैप्टर 4 स्लेव सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान के पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। ये चैप्टर है तो छोटा सा, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसको 2 पार्ट्स में जो है मैं डिवाइड करके किया है। पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए सारे पार्ट्स। और ये पार्ट 2 है चैप्टर 4 का, यानी कि ये 4th पार्ट है बुक का, ठीक है। तो उसको जो है मैं अब से यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे प्रीवियसली हमने ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, गौरी के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, बलबन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये सारे जो भारत में गवर्नर आए या किंग आए, ये सारे एक्चुअली क्या थे, ये एक्चुअली स्लेव थे। अब अगला इसी चैप्टर का पार्ट है स्लेव किंग्स। The success of slaves such as these has made many scholars praise the medieval Muslim slave system as being marvelous, asserting that it provided unlimited scope for rise, so much so that a slave could even become a king. This is not a correct assessment. यानी कि अब obviously लोगों के मन में भी, जिन लोगों ने पहला पार्ट सुना उनके मन में भी डाउट होगा कि मतलब स्लेव जो है एक, वो किंग बन सकता है, यानी कि वो सुल्तान तक जा सकता है। तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि इसमें जो स्लेव है उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन के.एस. लाल कहते हैं कि ये बिल्कुल सही असेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये 4-5-6 सुल्तान जो है इसकी आप असेसमेंट करो, यानी कि ये एनेक्डोट है। तो वो आगे कहते हैं दिस इज नॉट करेक्ट असेसमेंट, स्लेव वर नॉट कैप्चर टू बी मेड किंग, दे वर नॉट परचेज टू बी मेड किंग्स। यानी कि जो एक्चुअल इंटेंशन होती है स्लेव को खरीदने की, अगर आप उसको देखें तो वो इस इंटेंशन से नहीं खरीदे जा रहे थे या बेचे जा रहे थे कि उनको किंग बनाना है, ठीक है। तो वो इंटेंशन मैटर करती है। They were abducted, captured, purchased to serve as domestic guards, toppers, etc. They were sold to make money. Slave and king are contradictory terms. If a few slave could become kings, it was not because the system provided them with such opportunities, but mainly because of their ability to indulge in unscrupulous manipulations, mustered armed brand of followers, and strike for the throne at an appropriate movement। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि एनेक्डोट को देखते हैं और उससे अपना इमेजिनेशन जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि मुझे बहुत बार ये प्रश्न आता है कि सोशल मीडिया पे देखे तो सोशल मीडिया के ऊपर जितने केसेस रिपोर्ट हो रही है, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, अगर आप उसको सत्य मान रहे हो, उसको ग्राउंड रियलिटी मान रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो एक छोटे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया नहीं आती यार, दुनिया में ऐसा नहीं है कि क्राइम होना बंद हो चुका है। मैं आपको एक सर्टेन एग्जांपल दे रही हूँ चीजों को समझने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्लेव जो किंग बन गए तो वो पूरा का पूरा जो मुस्लिम स्लेव सिस्टम है वो बहुत बेटर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ हमें जो स्लेव्स के साथ ट्रीटमेंट, जो एक्चुअल जो फीमेल स्लेव्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता था मुस्लिम स्लेव सिस्टम में, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि आपको इस साइड का भी नैरेटिव पढ़ना पड़ेगा, इस साइड का भी, उसके बाद आप जो है वो अपना ओपिनियन बना सकते हैं। और ये जितना भी ओपिनियन, ये जो असेसमेंट दी जाती है ना कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम था कि जो स्लेव है वो किंग बन जाए, ये उस स्लेव की अपनी कैपेबिलिटी है कि जिन लोगों ने उसको कैप्चर किया उन लोगों को मैनिपुलेट करके या अपने पीछे अपने जैसे, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा कि जो ऐबक था, ऐबक को जब
खरीदा गया वो टर्क स्लेव था, और जो मोजुलीन था उसके अंडर बहुत सारे टर्क स्लेव थे। अब वो उसको ऐबक को इस चीज का अपर हैंड मिला ना, कि उस समय पे बाकी जो स्लेव्स थे उसमें टर्क स्लेव की नंबर ज्यादा थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टर्क स्लेव को ही सपोर्ट करेगा। वो लोग तो चाहेंगे ना कि हमारे जैसा ही एक व्यक्ति आगे जाए। तो ये ट्राइबल मेंटेलिटी होती है, ये ह्यूमन बीइंग बाय डिफॉल्ट नेचर है। तो इसलिए ये बहुत ही एक अजीब सा जो लोग अपने मन में बना लेते ना एक किताब को पढ़ के, अरे उस किताब का ऑपोजिट वर्जन भी तो पढ़ो। जैसे मैं ये किताब आपके सामने पढ़ रही हूँ, अब इस किताब का ऑपोजिट वर्जन पढ़ना आपकी ड्यूटी है। इसके अंदर जो जो बताया जा रहा है उसको कंफर्म करना, उसको क्रॉस चेक करना, ये आपकी ड्यूटी है। आगे आगे slaves and king are contradictory term. If a few slaves could become king, it was not because the system provided them with such opportunity, but mainly because of their ability to an appropriate moment. Isami put the idea of suitable word in the mouth of slave Sultan Shamsuddin Iltutmish, who declared, "You cannot take the world. You आगे वो कहते हैं, you cannot take the world through inheritance and boasting. You can take it by only by wielding the sword in battle. Kingship was won through the sword, not by mere royalty or service. Slave adventurers openly supplanted the force of resigning monarch to seize authority. The killings and blindings of Khalifa Umar, Alauddin Khilji, Mubarak Khilji, Fukrushiar, Shah Alam by slave nobles clearly show that treachery stalked every step of the residing monarch, so that courtesy and conspiracy by slaves went hand in hand throughout the medieval period. ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि क्यों अरब और टर्क के अंदर आज भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है, इसके बारे में पढ़िए। इसका कोई रीसेंट इस्लामिक हिस्ट्री से लेना देना नहीं है। इसके जो रूट्स है आपको बहुत पीछे मिलेंगे कि किस तरह से सबसे पहले खलीफा जो है उन्होंने टर्क स्लेव्स को इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया कि जो टर्क स्लेव इतने नंबर में हो गए कि वो ओवर पावर कर गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया पूरा का पूरा। तो ये कोई सिस्टम की अपने आप में कैपेबिलिटी नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। एक्चुअली इसको अगर आप एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो ये मोना जो इस्लामिक अथॉरिटेरियनिज्म है उसका फेलियर है, और ये फेलियर आप जी भी आपको दिखता है। उसका एग्जांपल देख लीजिए, पाकिस्तान आर्मी जो कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर भी जो डिवीजन है वो क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसे यूटोपियन कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती है जो प्रैक्टिकल है ही नहीं, और वो रिफॉर्म भी नहीं करना चाहते हैं। और आप एक मुस्लिम नेशन आप मुझे बता के मतलब ढूंढ के दिखाइए जो कि सस्टेनेबली 40-50 साल से एक आधा, मतलब इंडोनेशिया के एग्जांपल मत लेके आ जाना क्योंकि वो बाकी इस्लामिक वर्ल्ड से थोड़ा कट के है। सिंगापुर की एग्जांपल मत लेके आ जाना क्योंकि वहां का सिस्टम कुछ अलग है, वो एक्चुअली इस्लामिक थियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे नेशन के एग्जांपल मत लेके आना मेरे पास। ऐसे नेशन, मुस्लिम नेशन जो कि इस्लामिक थियोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने नेशन को चला रहे हैं और वो सक्सेसफुली चल रहा है, प्लीज इसका एक एग्जांपल ले आना। ठीक है, आगे देवर आगे वो लिखते हैं कि ये सारे जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, ये सारे नाम जो इंक्लूडिंग उमर, खलीफा उमर, ये सारी ऐसे ही हुई हैं। In such favorable opening for rise to the highest office, no moral principles were involved. All this is seen in the careers of Turkish slave ruler of India, who just because they were successful are called remarkable men by some modern historian. In all their cases applies to dictum. Nothing succeeds like success. For if some slave rose to become king, myriad of other equally ambitious and efficient got nowhere. यानी कि बहुत सारे ऐसे स्लेव भी हैं
जो थोड़े से ऊपर गए लेकिन कहीं भी नहीं गए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और मैं हमेशा से बोल रही हूँ, अगर आप स्लेव सिस्टम को इस तरह से एनालाइज करना चाहते हो तो आप जो फीमेल स्लेव थी उनको जाके असेस करो, उसमें से बताओ मुझे कितनी सक्सेसफुल हुई, नहीं हुई ना। Such an one was Ikhtiaruddin Bakhtiar Khalji. He had hard time getting recognition. He belonged to Khalji tribe of Khor in province of Ghamsi. He came to the court of Sultan Moizuddin at Ghazni, applied for enrollment in Diwan-e-Arsh military department, but he was rejected. Consequently, from Ghazni, he proceeded toward Hindustan, but was again rejected by Diwan-e-Arsh at Delhi. He went to Badon and later on to Awadh. The ruler of Awadh, Malik Hashemuddin Agilbek is a Turkish word meaning lord of the flock, gave him 2 fiefs of substitute. He soon acquired all the requisites of power like arms, men, horses, began to raid the territory of Bihar and Mugi. यानी कि जो यहाँ पे आप देखिए जो ये आया था, बख्तियार खलजी आया था, वो कहाँ से रिजेक्ट हुआ? वो मोइजुद्दीन ने भी रिजेक्ट किया, दिल्ली ने भी रिजेक्ट कर दिया और अवध ने भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन सब ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक अवध का जो मलिक था उसने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, तो उसने बिहार पे अटैक कर दिया। द फेम ऑफ हिज ब्रेवरी एंड न्यूज ऑफ हिज प्लंडरिंग रेड स्प्रेड अब्रॉड, attracting to his standard of body of Khalji warriors, then found hanging about all over Hindustan. His exploits were reported to Qutbuddin Aibak, who sent him a robe of honor and appointed him to invade Bihar as Sultan's general in 2002. Bakhtiar Khalji conquered extensively in Bihar, Bengal, but then died unordered and unsung. यानी कि ये जो आज बख्तियार खिलजी की इतनी प्रेज हो रही है ना, आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लोगे ना, तो इसको किसी ने पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा इसको। ये तो आज क्योंकि इनको अपना वो ये पाकिस्तान बनने के बाद में बेसिकली, या ब्रिटिश एम्पायर आने के बाद उनको अपना डोमिनेंस दिखाना था कि हमने बिहार को भी लूट लिया, इसको भी लूट, इसलिए ये उसको प्रेज किया जाने लगा। अगर आप एक्चुअली उस टाइम के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेंगे तो इसका नाम भी नहीं आता है कहीं पे, इसको किसी ने ऑनर नहीं दिया, किसी ने इसके गीत नहीं गाए जब ये मरा। इसकी अपनी सो कॉल्ड को रिलीजियस जो लोग हैं उन्होंने भी नहीं पूछा इसको। In short, Yahya concluded in 15th century, each and every noble wanted to become sultan, but of course only a few succeeded. यानी कि ये मुस्लिम है जो सिस्टम है, मुस्लिम नहीं कहूंगी मैं, इस्लामिक थियोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें हर कोई पावर गेन करना चाहता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये अथॉरिटेरियन पावर है। जो अथॉरिटेरियन पावर होती है ना, क्योंकि वो एक ही अथॉरिटी चलती है उसमें, तो हर कोई चाहेगा कि वो अथॉरिटी जो है वो एक आदमी जो है उसकी जगह पे मैं चला जाऊं, क्योंकि फिर मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा। तो ये किसको पसंद नहीं आता, जबकि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जो डिजर्व करता है वो ऊपर आता है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको लोग उतार भी देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है और प्रेज भी होती है, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये सिस्टम जो है इतना फेल्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ टाइम के लिए आप सस्टेन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा माइंड चलाने वाला है वो कुछ टाइम के लिए अथॉरिटेरियन रजीम को जो है वो चला सकते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। इसलिए आप देखें मोस्टली मुस्लिम नेशंस में सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, इन चीजों पे नहीं फोकस किया जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली पावर स्ट्रगल चल रही है आपस में। Slave nobles who attained fame, position, and crown were feared
befriended and flattered. Others were not given much attention. About the first set of few encomiums by Minhaj Siraj are worth reproducing. Qutbuddin Aibak was ugly and deformed, but because he ascended the throne, he was, according to our author, inbound with all laudable quality, admirable impression. The beneficent of Qutbuddin Aibak, the second Hatim, was a high-spirited, open-handed monarch. The Almighty God had involved him with intrepidity, benefits of like for of which in his day no sovereign of the world, either in the east or west, possessed. Nasiruddin Kubacha को देख लो, was imbued with very great intellect, sagacity, discretion, skill, wisdom, experience. Bahauddin Tughlaq, the governor of Thangir or Baena, was a Malik of excellent disposition, impartial, just, kind to poor and sanguine, and amended with humility. ये जो उनको ग्रेसफुली लिखा गया उसको उसकी बात हो रही है यहाँ पे कोट ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये रेफरेंसेस है ये नीचे मैं आपको रेफरेंसेस दिखाऊंगी Sultan Iltutmish was just and munificent sultan, upright, beneficent, zealous, steadfast warrior against infidels. बहुत important है. Against infidels. The patronizer of loan, the dispenser of justice through his sovereignty, and valour the Ahmadi faith acquired preeminence. In antiquity, he returned out to be another Implodus Ali in the liberality. Second, enterprising, interpret, bold, sagacious, expert. But when he lay dying of age, exhaustion, after the Tibetan debacle, our author could say nothing more than that Ali Mardan in some way went unto him, drew the sheet of his face, and with a dagger assassinated him. And nothing more than that. These event calamities happened in the year 602. यानी कि आप ये समझिए कि ये जो तारीफें की जा रही है ना ये जब वो पावर में थे सिर्फ उस समय की जा रही है ये पावर में कैसे आए और पावर से कैसे गए उसको अगर आप स्टडी करेंगे उसमें जब आप फोकस करेंगे तो आपके दिमाग खुल जाएंगे ये जो मुस्लिम उम्मा का नैरेटिव लोगों को मतलब चखाया जाता है ना मुस्लिम्स को भी और जो हिंदूज हैं क्रिश्चियन हैं इनको भी चखाया जाता है कि इनके अंदर तो यूनिटी बहुत होती है आप थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखेंगे कौन कैसे ऊपर पावर में गया कौन पावर से नीचे आया पावर से नीचे कैसे है जो पावर में रहे उस एरिया को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा सारी पोल खुल जाएगी ओके praise was normal with the pain raised for those slaves who succeeded in wresting the throne. In all cases, the length of sword, strength of supporter was more important than any claim or on the basis of inheritance or even an investor from the Khalifa. The first four Khalifa were directly related to Prophet. There was therefore very great respect for Khalifas in the world of Islam. Consequence of moral benefit acquiring from Khalifa support, there developed a tradition with medieval Muslim ruler to request for and receive recognition of their sovereignty from the Khalifa. ये important point है इसको भूलेगा मत क्योंकि ये आपको हमेशा याद आपके दिमाग में ना घंटी बजेगी जब भी आप किसी की स्टोरी पढ़ेंगे तो उस समय क्या था जो पहले 4 खलीफा थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे मतलब बाद में इंपॉर्टेंट नहीं थे वो नहीं बोल रही हूँ मैं लेकिन ये बोल रही हूँ कि जो पहले 4 खलीफा होते वो डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेशन में थे तो जब वो रिकॉग्नाइज करते थे किसी मुस्लिम रूलर को तो वो रूलर जो है वो उसको फ्लेक्स करता था जैसे आज के समय में आप देख लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको आज के समय में आप देखो कि इजराइल जो है उसको
अमेरिका का सपोर्ट है, अभी रिसेंट की एग्जांपल दे रही हूँ आप, तो वो अपनी आर्म फ्लेक्स कर रहे हैं कि हमारे साथ सुपर पावर जो है उसका सपोर्ट है, जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। तो वो आर्म फ्लेक्स करता है। भारत को आप देखिए कि जब अमेरिका प्रेस करता है तो भारत में भी उस चीज को चलाया जाता है, और भारत जब किसी नेशन की सपोर्ट करता है तो वो जो नेशन है वो भी फ्लेक्स करता है। यानी कि आज के समय में इंटरचेंजेबल है, उस समय में एक वन वे रोड था कि जो खलीफा किसी मुस्लिम रूलर को प्रेज करते हैं तो वो एक तरह से इसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड करते थे। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो उस समय ये रिवाज बन गया था कि हर मुस्लिम रूलर जो है खलीफा के पास रिक्वेस्ट भेजता था कि आप जो है हमारी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि उनकी रिकॉग्नाइज मिल जाएगी तो उनको एक अपर हैंड मिल जाएगा। जो जो मलिक्स हैं, जो जो चेले चपाटे होते हैं, वो जो दरबार में बैठे हुए दरबारी होते हैं, उनके सामने एक तरह से फ्लेक्स, मसल फ्लेक्स करने का, और उनके ऊपर अपर हैंड मिल जाएगा। उनको भी थोड़ा सा होगा कि अच्छा ये वाला जो रूलर है इसको तो खलीफा जो है उन्होंने खुद से सपोर्ट किया है, ठीक है, इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। But even this recognition was of no avail before the power of arms. As a Prince Masood, son of Muhammad Ghaznavi, once declared when his claims were being suppressed by his brother Muhammad, the sword is a truer authority than any writing और इन्वेस्टर फ्रॉम खलीफा। यानी कि आप देखिए कि एक यहाँ पे स्टोरी भी उन्होंने रेफरेंस दी है कि खलीफा की रिकॉग्नाइजेशन को लोग फ्लेक्स तो करते थे, लेकिन जब प्रिंस मसूद ने कहा कि मुझे देखिए, मुझे तो खलीफा ने जो है वो रिकॉग्नाइजेशन की है मेरी सॉवरेनिटी की, तो आगे से महमूद गजनवी ने क्या बोला कि सबसे बड़ी पावर किसकी है? स्वॉर्ड की। जिसके पास तलवार है वो ही जीतेगा, वो ही थ्रोन लेगा। तो मैं हमेशा से कहते आई हूं कि ये जो आज आप देख रहे हो ना इनके अंदर कंफ्यूजिंग माइंड, पाकिस्तानी सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये खुद ही कंफ्यूज है कि इनको किस तरफ जाना है। वो आज से नहीं, वो स्टार्टिंग से है। In such situation, there was no sanctity of any letter of manumission either. Manumission was a great importance in law, polity, society of Islam. यानी कि जो manumission था उसकी इंपॉर्टेंस तो थी, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। It is even asserted that no slave could ascend the throne unless he had obtained a letter of manumission, खत ए आजादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खत ए आजादी क्या होता है कि जो मास्टर है वो उसको फ्री ना कर दे, तब तक वो कहा नहीं जा सकता, वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकता। खत ए आजादी, जिसको मैन्यूमिशन भी कहा गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी from his master, because slave is no longer slave when he is manumitted by his master. Sure enough, many of the slaves tried to obtain such letter. It provided legitimacy to their office, but many slaves whose star was ascended lived almost like king without receiving or caring to receive any manumission letter. यानी कि बहुत सारे ऐसे स्लेव्स भी हैं जिन्होंने ये खाते आजादी लिया नहीं, लेकिन उन्होंने अपना खूब ऐश की। तो तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जब आप अथॉरिटेरियन सिस्टम बना देते हो ना तो उसमें कोई रूल्स नहीं अप्लाई होते, फिर जिसके लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये इसीलिए अथॉरिटेरियन सिस्टम के मैं इतनी अगेंस्ट हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। For example, as mentioned earlier, Al-Tabigin in Khurasan had 500 villages of his own and assemblage of 2000 slave troopers। यानी कि उसके पास 2000, उस समय आप देखें 2000 के स्लेव के ट्रूप्स होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ट्रूप्स थे, ट्रूप्स का मतलब जो लड़ने वाले होते हैं, ट्रूप्स थे 500 से ज्यादा उसके अंदर गांव थे। As such as governor of Khorasan, his position was not inferior to that of any sultan, although he had not been manumitted. But since the sword was the ultimate arbiter,
even this moral prop was not that important. That's why, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वहां उस सोसाइटी में मॉरल्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती, रूल ऑफ लॉ की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। जब आप कह देते हो कि जिसके हाथ में तलवार है, तो जिसके हाथ में तलवार है तो फिर जो जिसके हाथ में तलवार होगी, जो पावरफुल होगा वही करेगा। तो ये एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आगे, most of the slave like maliks of Mausoleum requested for letter of manumission from sultan. Their letter of manumission successor Mahmud did not receive them. Tajuddin Jaldoon and Nasruddin Kabacha received their letter of manumission on request, but Qutbuddin Aibak received his letter of manumission more than 1 year after he had ascended the throne of Delhi. यानी कि यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल दिया, कुबाचा को मिल गया था, जरदोस को मिल गया था, ऐबक को कब मिला? किंग सुल्तान बनने के 1 साल बाद। ठीक है, तो आप देखें कि ये इसकी कोई वैल्यू रही, ऑल्दो अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू को कोई वैल्यू दे रहा था? नहीं दे रहा था। तो अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है इसी तरह से उसके रूल्स आपको लगेगा कि हाँ इसके ये रूल्स हैं, अच्छा ये सिस्टम है इसका, लेकिन जहां पे अथॉरिटेरियन माइंडसेट आ जाता है ना, जहां पे अथॉरिटेरियन सिस्टम आ जाता है, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। इसीलिए कम्युनिज्म जो है वो इस कदर फेल हो गया। सोवियत यूनियन, मैंने अगर आप मेरे वीडियो वाले पार्ट में जाएंगे, वहां पे मैंने कम्युनिस्ट अंडर कम्युनिज्म नाम से रामस्वरूप जी का एक ऐसे है, उसको पढ़ा है, उसको जाके सुनिए कि जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कम्युनिज्म को इतना प्रोपगेट किया पूरी दुनिया में, उनके साथ एक कम्युनिस्ट कंट्री में क्या हुआ। क्योंकि आप देखिए जहां पे अथॉरिटेरियन सिस्टम आ जाता है ना, उसमें क्या होता है कि जो इसके 2 लोगों के हाथ में तलवार है, तो उन दोनों को पता है कि ये अथॉरिटेरियन सिस्टम है, तो वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक को डर हो जाता है कि अच्छा अगर इसके पास ज्यादा पावर आ गई, इसके पास ज्यादा लोग चले गए, तो ये तो मुझे मार देगा। इसीलिए सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सारे कोलैप्स कर जाते हैं। आगे, at one's place of contemporary, okay, it is not clear when Balban received his letter of freedom. At one place, the contemporary Zuhaydin Barani say Balban used to maintain the paraphernalia of royalty even when he was Khan. At another, he descended the throne after becoming free, and yet at another that all the 40 amirs had obtained freedom at one and the same time so that no one considered himself inferior to any other। यानी कि बलबन के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बात करते हैं। स्लेव नोबल्स, यानी कि जो नोबल्स होते हैं वो भी स्लेव्स होते थे। इसीलिए मैं कहती हूँ अथॉरिटेरियन सिस्टम में कोई रूल्स दिखेंगे आपको कि अच्छा इसके ये रूल्स हैं, लेकिन जब वो सिस्टम आ जाएगा ना तो उसका सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अथॉरिटेरियन रजीम सिर्फ पावर को उसको कंटेन करना होता है, उसको पावर कंटेन करनी होती है, वो किसी तरीके से करे, वो लोगों को मार के करे, कुछ भी करके करे। These Turkish slaves form the ruling class of Muslim king and nobles in Hindustan। यानी कि ये तुर्किश स्लेव जो है ये मेजॉरिटी जो भारत में किंग्स आए, नोबल्स का मतलब क्या हुआ? मलिक्स हो गए, अमीर्स हो गए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कोई जो एक होता है ना कि पार्लियामेंट्रियन, अब मैं उस समय क्या वर्ड्स होते थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस आप ले लीजिए, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन आप ले लीजिए, उस समय पे ब्यूरोक्रेसी जो होती थी उसमें ज्यादातर टर्किश स्लेव ही कंट्रोल करते थे। Okay. The nobles were called Khans, Maliks, and Amirs. The official status of noble was determined by Shukla, Khitab,
इक्ता यानी कि शुक्ल यानी कि उसको कौन सा ऑफिस मिला, खिताब उसको कोई टाइटल मिला है, इक्ता असाइनमेंट मिला है, यानी कि डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन को क्या कोई टाइटल मिला है तब वो हो सकता है नोबल, क्या उसको कोई असाइनमेंट मिला है तब वो हो सकता है नोबल, क्या उसको कोई ऑफिस मिला तब वो हो सकता है नोबल, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही आप लगा लीजिए उस समय के हिसाब से। Each nobleman of any importance commanded his own army, had his own miniature court. Sometimes he gathered so much strength that the sultan began to live in fear of him. ये बहुत important। कई बार जो नॉबल्स होते थे वो इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि जो सुल्तान होता था वो भी डरने लग जाता था। इसीलिए आप देखिए जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये इसीलिए मैं पाकिस्तानी आर्मी का नाम ले रही हूँ ताकि आप कंटेक्स्ट में एक पैरेलली, ये कोई सेम टू सेम नहीं है लेकिन एक सॉफ्ट वे में आप समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो कभी भी पाकिस्तानी मुल्ला क्लास से पंगा नहीं लेती। क्यों नहीं पंगा लेती? क्योंकि उनको पता है कि जो लोगों का ब्रेन है, जो लोगों का माइंड है, वो कौन कंट्रोल करते हैं? पाकिस्तानी मुल्ला। ओके, आगे वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन अता मलिक Zuwani in his Tariq-e-Jahan Gusha writes that often the ruler of Muslim country talks with fear with his own purchased slave if the latter possesses 10 horses in his stable. If an army is placed under his command and he attains to position of authority, he simply cannot be commanded, and often it happens that the officer himself rises in revolt against a king. This was precisely the situation during the period of the early sultans. When Sultan Muizzuddin was killed, the inheritance and his dominance was contested between his relatives and amirs in the homeland and the Turkish slave operating in India. यानी कि जब मुइज़्ज़ुद्दीन की मृत्यु हुई तो ऑफिशियली उसका उसका पूरा इनहेरिटेंस किसको जानी चाहिए थी? रिलेटिव्स में, फैमिलीज में। लेकिन लेकिन वहां पे कौन कौन कंटेस्ट कर रहा था उसके पूरी इनहेरिटेंस पे? रिलेटिव्स तो कर ही रहे थे, अमीर भी कर रहे थे, और जो लोग भारत में बैठे थे, जो भारत में उन असाइन किए हुए टर्किश स्लेव थे, वो भी क्लेम कर रहे थे। आगे this was precisely the situation during the period of the early Sultan, when Sultan Muizzuddin was killed. Okay. These slaves, Maliks and Amir, deprived the Maliks and Amir of poor by force or by the buyer of the late Sultan, together with precious treasure, took possession of them while then sent them his body to Ghazni. The conveys the idea of the cloth of Turkish slave appointed in Hindustan, Aibak, Iltutmish, Firdows, Kubacha. Balban were all purchased slaves. They fought among themselves and faced opposition from their slave nobles. The nobles floated the wishes and dictates of the ruler to make a show of strength. They formed pressure groups and rejected the king nominee to the throne. Qutbuddin Aibak wanted his slave Iltutmish to succeed him, but noble raised Aram Shah, यानी कि जो नॉबल्स है उन्होंने अरम शाह को क्यों जो है वो पुश किया? क्योंकि अपने अपने स्वार्थ था उसमें, उसके साथ अपना जो है वो होगा कुछ कि आप जो है हमें जो है वो और ऊपर पहुंचा देना, हमें पावर दे देना, ठीक है, होगा कुछ, तो पावर पॉलिटिक्स थी। आगे वो लिखते हैं Sultan Iltutmish made Razia his successor, but Malik raised Rukubuddin Firoz to the throne.
यानी कि अल्तमिश ने जब रजिया को बनाया सक्सेसर अपना, तो जो मलिक है उन्होंने रुकबुद्दीन फिरोज को उठा दिया कि एक फीमेल कैसे जो है वो हमारे ऊपर रूल कर सकती, तो उसके ऑपोजिशन में खड़ा कर दिया। तो समझ रहे हो पावर पॉलिटिक्स। और वो जो नॉबल्स है वो कौन है, वो भी स्लेव है। अल्तमिश कौन था, स्लेव था। बलबन कौन था, स्लेव था। बलबन designated कई Khusaru as his higher apparent, but the noble placed Kekuban on the throne. As if this was not bad enough, in 13th century, during the slave dynasty's rule in Hindustan, out of 10 rulers, they killed 6. Aram Shah, Rukbuddin Firoz, Razia, Behram, Alauddin Masood, Nasruddin Mahmud. As we shall see later on, the slave noble extended Muslim dominions in India, collected huge treasures through loot, made their constructive and destructive contribution in the various spheres of life, but they always possessed a challenge to the king about how to control them. No king could could rule by himself. He had to govern through nobles or umara. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो किंग है वो डायरेक्टली तो रूल नहीं कर सकता ना, उसको कुछ लोग तो चाहिए। अब वो जो कुछ लोग हैं, वो लोग ही उसके खिलाफ जो है वो प्ले कर रहे हैं, डर्टी प्ले कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वो जाए तो जाए कहाँ। और ये आज के मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ये सब हो रहा है। पीएलओ के अगेंस्ट कौन खड़ा है, हमास। हमास के अगेंस्ट कौन खड़ा है, पीएलओ। जॉर्डन में जाके देख लो, सीरिया में जाके देख लो, इजिप्ट में जो सीसी है उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है उसको चैलेंज करने वाले लोग बैठे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसको कह रहा है कि तुम हटो, हमें आना है। पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी कैप्चर किए बैठ के उसको चैलेंज करने के लिए टीटीपी आ गई। बने जैसे भी। अब ये मुझे कोई आके ना कहे कि उसने बनाए थे, उसने नहीं बनाए थे। अरे भाई यहाँ पे कौन बना रहा था, यहाँ पे अमेरिका उनको फंड कर रहा था। आजकल ये लोग जो है वो बड़ी इजीली कह देते हैं कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका साजिश कर रहा है। अब मुझे बताओ ये इनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है वो वर्क ही इस तरह से करती है। वो दिखने में लगता है कि एक आदमी के हाथ में कंट्रोल है, वो अच्छा कर देगा। आपको क्या लगता है जो सऊदी अरेबिया का जो जो अभी ये है मोहम्मद बिन सलमान, उसके अगेंस्ट नहीं है लोग, उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हो रही। आप जाके देखिए सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, किस किंग को किसने मारा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जो है वो पैलेस्टीन का बताया था कि जॉर्डन ने पैलेस्टीन का एरिया कैप्चर कर लिया। जो पैलेस्टीनियन थे उन्होंने जॉर्डन के किंग को मार दिया, अब्दुल्ला वन को। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ यूटोपियन कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल है ही नहीं। ये सिस्टम को तो वीक करते ही करते हैं, ये सोसाइटी को भी वीक कर देते हैं मेंटली, क्योंकि सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। आगे तोगा खान, सफाइदीन ऐबक, तुगरिल खान, उबुक खान, बलबन, but they had to kept under control, and there were many levels in administration machinery through which the sultan kept a control over them. यानी कि सुल्तान को भी एक दूसरे के ऊपर लोग रखने पड़ते थे। The lives of noble, their title transfer, all depended on the pleasure and mercy of the monarch. The absolute power of the king regarding appointment, dismissal, made the appointment to this cadre either his relative or the most trusted person. As a further safeguard, some sort of spoil system was resorted to. On accession, a new monarch removed all noble of his predecessor and appointed his own loyal slave supporter to important office. Hence, Moisi, Kutubi, Shamshi, Balbi slave, Amirs, Gulams, or nobles, Moizuddin bin Sam, Qutbuddin Aibak, Shamsuddin Iltutmish, गयाजुद्दीन बलबन, यानी कि इन सब के जो नॉबल्स होते थे, जैसे ही दूसरा मोनार्क आया वो क्या करेगा, वो अपनी पसंद के लोग बैठा देगा। जैसे पाकिस्तान आर्मी में देखिए आपकी जो
उनका जो आर्मी चीफ होता है वो अपनी पसंद की पार्टी चाहता है वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी। जैसे ही इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसको हटा दिया। तो ये पाकिस्तान आपको जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये एग्जैक्टली सेम चल रहा था जब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में यही चला है, बल्कि अभी भी चल रहा है कुछ नेशंस में। पाकिस्तान में इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि इंडियंस पाकिस्तान को आसानी से समझ सकते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, उनका सिस्टम कैसे चलता है उसको समझ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए आसानी होगी। बाकी नेशन का मैं एग्जांपल इसलिए नहीं देती हूँ कि आप क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान के एटलीस्ट आप क्रॉस चेक तो कर पाएंगे कि लैंग्वेज सेम है। Okay, on the accession of a new monarch, removed all nobles. Turkish nobles suffered from an inborn arrogance, devoid of humanitarian learning, proud of military prowesses. Every one of them felt said to them, "What art thou? What shalt thou be? That I shall not be." Their continuous conflict, born out of jealousy and intrigue, was a constant danger to the stability of Muslim state and the monarch's position. To show them their place, Sultan used to inflict humiliating, barbarous punishment on those found guilty of some crime. Malik Bakbak, the governor of Baldan, holder of Jagir of 4,000 horse, got a servant beaten to death. Sultan Baltan ordered Malik Bakbak to be publicly flogged. Balban also publicly executed the spies who had failed to report the misconduct of Malik Bakbak. Another great noble, हैबत खान, और ये आउट ऑफ इसलिए नहीं है, ये इसलिए नहीं किया था बलबन ने कि उसको कोई ह्यूमनिस्ट था या कोई जो स्लेव है उसकी लाइफ का डर था, आप समझे नहीं। ये एक होता है साइकोलॉजिकल, होता है कि अगर ये सर्वेंट को मार रहा है तो इसका एक प्रोमिनेंट जो अथॉरिटेरियन रजीम होती है उनके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो बारबेरिक बहुत होते हैं। अथॉरिटेरियन रजीम में आप देखें वायलेंस बहुत होती है, तो ये वायलेंस एक मतलब जो जितनी ज्यादा वायलेंस करेगा वो अथॉरिटेरियन रजीम में उतना ऊपर जाएगा। तो बलबन को ये है कि अगर मेरा कोई नीचे वाला जो मेरा स्लेव है अगर वो कोई बारबरिक एक्ट करता है और उसके ऊपर मैं नहीं एक्ट करूंगा तो जो लोग हैं वो उसको एडमायर करने लग जाएंगे, वो मुझे एडमायर नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखिए मुस्लिम सोसाइटी में किस तरह से एडमायर किया जाता है कि जो तालिबान है उसने रेप मतलब पीछे ना एक फेक न्यूज फैल रही थी सोशल मीडिया पे कि तालिबान ने जो रेप के कन्विक्ट हैं उनको सड़क पे लटका दिया। तो वो इस बारबरिक सिस्टम को वो किस लेंस से देख रहे हैं, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के हैं, अथॉरिटेरियन रजीम को वो एडमायर करते हैं, तो वो इस एक्ट को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये है जो एक्चुअली जो है वो हमें लीड कर सकता है। क्योंकि जो मोनोथिस्टिक लोग होते हैं ना उनको ऐसा चाहिए होता है कि वन अथॉरिटी। अब वो वन अथॉरिटी कैसी हो? जो अपने आप को बहुत पावरफुल डिस्प्ले करे। तो अगर बलबन का नीचे का बंदा कोई ज्यादा पावर अपनी डिस्प्ले करेगा तो बलबन की पावर को वो एक तरह से थ्रेट है, कल को लोग उसे एडमायर करने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बलबन ऑर्डर्ड Habat Khan to be flogged with 500 strips. He was also made to pay compensation of 20,000 tankhas to widow of the victim. Habat Khan felt so ashamed that after this incident he never came out of his house till the day of his death. Amin Khan, the governor of Awadh, was hanged to the gate of the city of Ayodhya because he had failed to defeat the rebel Tugril Beg of Bengal. Balban is said to have poisoned even his cousin Sher Khan, the governor of Bhatinda. A well-established Esophagic system has been keeping the noble terrorized. क्यों? क्योंकि अगर नोबल के अंदर डर नहीं होगा
जो लीडर है, जो उनका सुप्रीम है उसके लिए, तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर उनके अंदर डर होगा तो वो कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो जो इमरान खान ने पाकिस्तान में किया, उसने एक पाकिस्तानी आर्मी का जो एक 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 फेस था कि ये बहुत स्ट्रांग है, वो फेस उतर गया। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो कॉमन लोग हैं पाकिस्तान सोसाइटी के, वो अब क्रिटिसाइज करने लगे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, उनका प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग जाना चाहिए अथॉरिटेरियन रिजीम में। आगे वो लिखते हैं, अंडर द खलजी एंड तुगलक्स 14th century the nobles lived under constant fear of the sultan, nor did they do anything nor utter a single word which could subject them to reproof uh, or punishment. The Afghan nobles, who were considered to be difficult of control, therefore fairly independent, were no better. Whenever a farman was sent to district office by Sultan Sikandar Lodi, the former received it with the utmost respect. Sikandar reduced the highest noble to the position of slave so that he could boast that if I order one of my slave to be seated in palanquin, the entire body of nobility would carry him on their shoulder at my bidding. Badauddin gives an eyewitness account of the situation under Islam Shah Suri, 16th century. In year 955 H, 1548 AD, when he was tender age, went to country of Bajwara, one of the dependency of Bayana, and witnessed the custom and rules in practice, that the high noble holding ranks of 500 to 20,000 Savars were ordered to set up a lofty tent every Friday. A chair was placed in its center, on which were kept the shoe of Islam Shah. How could the shoes of Sultan be procured? Were they sent along with the firemen? The nobles sat at their proper places with bow head in front of them to show their respect. Thereafter, the Amin read out the Farman containing new regulations and reforms to be carried out by the nobles. If anyone disobeyed the royal order, the officer concerned informed the Shah, and the disobedient Amir would first be visited with punishment together with his family and relations. The Sultan also took away the elephant, even patars, dancing girls of the nobles at will. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझिए क्या स्ट्रेटजी है कि देखिए जो नॉबल्स हैं, जो अमीर हैं, जो मलिक्स हैं, उनको क्या कहा जा रहा है कि हर फ्राइडे को जो फरमान है किंग से आएगा, एक टेंट लगाया जाएगा, कुर्सी पे किंग के जूते रखे जाएंगे और बाकी सारे लोग जमीन पे बैठेंगे, सर झुका के फरमान सुनेंगे। तो आप ये देखिए कि भारत में ये क्या नैरेटिव चलाते हैं कि हम तो जो है वो अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। तो ये भी नैरेटिव एकदम झूठा नैरेटिव है, क्योंकि थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री आपको जगह जगह पे ये दिखता है। ठीक है, जगह जगह पे ये दिखता है। Under the Mughal, the noble enjoyed a fair amount of respect. In the principle, their status was not changed. In fact, all nobles took pride in calling themselves gulams of their superior or the king. This indeed became a part of Muslim etiquette and culture. This explains how sometimes poets, physicians, musicians, scholars have all been backtracked together as slaves. यानी कि मुगल्स के अंडर जो नॉबल्स थे उनको बड़ा ही यहाँ पे लिखा गया है कि रिस्पेक्ट के साथ वो है वो ट्रीट किया जाता था। तो जो नॉबल्स है वो एक्चुअली अपने आप को बहुत एक तरह से प्राइड के साथ गुलाम कहते थे कि हम जो है वो गुलाम है किंग के। ठीक है, आगे they were prohibited from visiting one another
होल्डिंग गेट टुगेदर पार्टीज विदाउट द परमिशन और एटलीस्ट द नॉलेज ऑफ द किंग। यानी कि जो नॉबल्स है वो आपस में पार्टी नहीं कर सकते थे, आपस में गेट टुगेदर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि किंग को डर होता था कि ये जो नोबल्स है ये मिलके अपने आप में से एक बंदा ना निकाल ले पावरफुल, कि वो मुझे ही हटा के, मुझे काट के मेरी जगह पे दे। ठीक है, तो ये फियर अथॉरिटेरियन रिजीम में ये हमेशा फियर रहता है। द किंग आगे वो लिखते हैं कि further, they were prohibited from contracting any matrimonial alliance without permission of king or the master। यानी कि किंग और मास्टर की मर्जी के बगैर वो शादी भी नहीं कर सकते थे। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? इसका मतलब ये है क्योंकि वो जो नॉबल कहाँ पे शादी कर रहा है, वो किसी पॉलिटिकल अलायंस के थ्रू तो नहीं कर रहा, वो कहीं किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से के साथ या उसकी फैमिली में तो नहीं शादी कर रहा कि कहीं वो दोनों मिल जाएं और मुझे टपका दें। यहाँ पे भी डर है। ठीक है, द किंग वॉज हायर टू द नोबल, ऑन हिज डेथ हिज प्रॉपर्टी वेंट टू द किंग नॉट टू हिज चिल्ड्रन। यानी कि जो नोबल्स है, ये भी ध्यान से रखिए कि जो नोबल्स है उनकी प्रॉपर्टी किसको जाती थी? मास्टर को जाती थी, बच्चों को नहीं जाती थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बारे में जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, आपको लगेगा कि उसकी वो हिंदुस्तान पे रूल कर रहा है तो जो रूल वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी मतलब उन्हीं का हक है। नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर किसका हक है? उसके ऊपर भारत पे बाहर जो बैठा है वो किंग का मास्टर, उसका हक है। Hence, there should be no misgivings about the status of nobles and slaves. They were all slaves, whether high or low, as pointed by the Pelsart, their rank, assignment, wealth, position, confidence, everything hang by a thread. The king could take away everything at any time. A terrifying mistake may bring a man to the death of misery or to the scaffold. The position of the highest noble was as certain as that of any slave। यानी कि जो हाईएस्ट नोबल है उसको भी डर है, जो छोटा नोबल है उसको भी डर है, उसको छोड़िए जो सुल्तान बैठा हुआ उसको भी डर है। तो ये अथॉरिटेरियन regime के अंदर ये सिस्टम होता है कि हर किसी को अपने, क्योंकि वो इस डर में, आप सोचिए कि इस डर में वो काम क्या करेंगे। इसीलिए सोशलिज्म कम्युनिज्म फेल है, क्योंकि उनको यही डर लगा रहता है कि कोई और कामरेड जो है वो मेरी जगह ना ले ले, कोई और कामरेड मेरी जगह पे आ गया तो वो तो मुझे एलिमिनेट कर देगा। यानी कि अब एक दूसरे के साथ जो सीक्रेट्स भी पता होते हैं एक दूसरे के, वो ओपन ना कर दे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इस्लामिक थियोलॉजी, इवन क्रिश्चियन थियोलॉजी इसीलिए फेल हो गई। और यही रीजन है, आप देखिए बहुत सारे लोग ना रेवोल्यूशन जो आया क्रिश्चियन वर्ल्ड में उसको बहुत एडमायर करते। अरे उसका रीजन ये नहीं है कि वो लोग कोई हाई मॉरल ग्राउंड्स के थे, उसका रीजन यही है कि अथॉरिटेरियन रिजीम जो होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये चीज होती है कि वो खत्म होती है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं बाय डिफॉल्ट हर ह्यूमन पावर ग्रैब करना चाहता है। अब एक सिस्टम जो डेमोक्रेसी है वो सिस्टम बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि ठीक है, अगर मैं मेहनत करके पावर में आऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी पावर हमेशा के लिए रहेगी। 5 साल बाद अगर मैं काम नहीं करूंगा, मेरे काम को असेस किया जाएगा तो मैं मुझे हटा भी दिया जाएगा और मुझे क्वेश्चन किया जाएगा मेरे हर डिसीजन के लिए, मेरे हर काम के लिए। ठीक है, इसके फुटनोट्स ये सारे हैं। आप मैं थोड़ी देर स्क्रीन पे रख रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे कर दूंगी। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये सारे इसके रेफरेंसेस हैं। अर्ली मुस्लिम, निगम, नोबिलिटी अंडर सुल्तान, ये सारी मिनहाज, नसम, हसन निजामी, तजूल मसीह, ये सारी रेफरेंसेस है। लाल अर्ली मुस्लिम, यहिया, तारीख मुबारक शाही, ये भी एक रेफरेंस है। मिनहाज, एम ए मोहम्मद, एम ए अहमद, पॉलिटिकल हिस्ट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्ली टर्किश एम्पायर ऑफ दिल्ली, ये सारी रेफरेंसेस हैं।
तो ये सारी रेफरेंसेस है, ये रेफरेंसेस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। इसी के साथ आज की स्ट्रीम और ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री